Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो Want to Love Your Cold Heart का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. 2 साल 11 महीने 6 दिन और 4 घंटे एक स्टॉप वॉच बंद की गई। अंधेरे में पड़ी उस टेबल के ऊपर एक खत था और खत के नीचे उस शख्स का नाम जिसके लिए वो खत लिखा गया था। खत लिखकर ख़त्म हो चुका था और वो शख्स उठकर उस अंधेरे में ही कहीं खो गया। रात के लगभग 2 बज रहे थे। हर इंसान इस वक्त शायद नींद में होगा, पर जो शख्स वो खत लिख रहा था वो बेचैन था और बेचैनी में जैसे पूरी रात गुजर गई। लगभग 12 घंटे बाद शाम के 5 बज रहे थे और एक शख्स लगातार अपनी उंगलियों को लैपटॉप की कीबोर्ड पर चलाया जा रहा था। कमरा थोड़ी डिम लाइट में डूबा हुआ था। उसने अपने गोल्डन फ्रेम को ठीक किया और स्क्रीन के ऊपर अपनी निगाहों को और शार्प कर लिया। तभी अचानक उस घर का गेट खुलता है। वो एक लग्जूरियस अपार्टमेंट था और उस अपार्टमेंट में लगी हुई फ़ोटो बता रही थी कि इस घर में रहने वाला कपल बहुत ज़्यादा हैप्पी है। लैपटॉप पर काम करने वाले शख्स ने अपने गोल्डन फ्रेम को ठीक किया और गेट की तरफ देखा, जहाँ से दूसरा शख्स अपने चेहरे पर हताशा लिए हुए आगे बढ़ रहा था। उसने डीप साय कर अपना कोट वहीं उतारा और उस लैपटॉप पर काम करने वाले शख्स की तरफ अपनी निगाहों को किया। उस शख्स की भी उंगलियां अब कीबोर्ड पर रुक गई थीं। उसने अपनी डीप वॉइस में पूछा, क्या हुआ? सब कुछ ठीक था? उस दूसरे शख्स ने धीमी सी आह भरकर कहा, वैसा ही था जैसा इतने सालों से है, कुछ नहीं बदला। तुम्हारे साइड क्या हाल है? उस दूसरे शख्स ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है जब तक वहाँ से कुछ बदलाव नहीं होगा तो यहाँ कुछ हो सकता है? ये कहते हुए उसने भी एक डीप साय किया। उसने लैपटॉप बंद किया और खड़ा होकर उस दूसरे शख्स के पास आया। उसने उसे खींचकर अपनी बाहों में भरा और लगभग अपने सर को उसकी उस बेयर नेक में छिपा लिया और उसकी सेंट को इनहेल करने लगा, जैसे खुद को रिलैक्स करना चाहता हो। उस दूसरे शख्स ने भी उस शख्स को कसकर पकड़ लिया था। अब दोनों एक दूसरे की बाहों में थे और उस एहसास को फील कर रहे थे, या ये कहो काम करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही पल में उस शख्स के आंसू उसकी गर्दन पर थे। हाशुआ ने धीमे से अपना हाथ जियांग की पीठ के ऊपर सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ जियांग। जियांग ने अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं कैसे शांत हो जाऊं? सब कुछ हमारी आंखों के सामने बिखर रहा है। तुम्हें लगता है कि शांत होना इतना आसान है? हाशुआन ने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, मैं भी हर रोज़ सब कुछ देख रहा हूँ, पर फिलहाल हमें हियरिंग के लिए जाना होगा। जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे। जियांग ने अपना सर हिलाया और अपने आंसू पोंछकर कहा, चलते हैं। हाशुआ ने जियांग का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर करते हुए कहा, क्या प्रिंस आ रहे हैं? जियांग ने सर हिलाते हुए कहा और चकल किया, प्रिंस? मुझे नहीं लगता कि किंग उन्हें इजाज़त देंगे, और वैसे भी वो आकर यहाँ क्या करेगा? ये कहते हुए जियांग अपने कमरे में चला गया था। हाउसवान भी उसे जाते हुए देख रहा था। सीन चेंज होता है। कोर्ट रूम की हियरिंग। जज आज चाइना के एक बहुत बड़े केस पर फैसला देने वाले थे। ये केस लगभग इस वक्त हर मीडिया चैनल कवर कर रहा था और रिपोर्टर्स का तमगा कोर्ट के बाहर देखा जा सकता था। रिपोर्टर्स की भीड़ बताने के लिए काफ़ी थी कि लोग इस केस के बारे में जानने के लिए कितने ज़्यादा उत्साहित हैं। बड़ी स्क्रीन के ऊपर केस का फैसला दिखाया जा रहा था। जज ने अपना वर्डिक्ट देते हुए कहा, सारे गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूटिंग, स्मगलिंग, ड्रग्स, मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़, किसी पर्सन को एडिक्ट बनाना जैसे सभी मामलों को मद्देनजर रखते हुए मुजरिम को 25 साल की सज़ा सुनाई जाती है। साथ ही उनके जुर्म इतने ज़्यादा संगीन थे, इसको देखते हुए 2 लाख युआन का जुर्माना भी उन्हें कोर्ट में जमा करना होगा और ये सभी लगभग 1 हफ्ते के अंदर भीतर हो जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट सख्त आदेश देती है कि मुजरिम को किसी भी कीमत पर बेल नहीं दी जाएगी, न ही उनकी कोई अपील कोर्ट में दाखिल होगी, क्योंकि ये केस इस वक्त हर एक आगे आने वाले टाइम में लोगों के प्रति एक सिंबल की तरह काम करेगा।
इसीलिए इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी बारीकी से बारीक चीज़ को नहीं छोड़ा जाए। ये कहते हुए जज ने अपना वर्डिक्ट दे दिया था। सज़ा पास होती है और इस वक्त बहुत सारे लोगों के चेहरे पर अलग अलग इमोशंस थे। बाहर स्क्रीन पर दिखाए गए उस वर्डिक्ट को देखकर लोगों के चेहरे के ऊपर भी मिक्स्ड इमोशंस थे, पर सेटिस्फेक्शन सभी की आंखों में देखा जा सकता था। केस खत्म होता है और मुजरिम अब कोर्ट से बाहर आ चुका था। फ्लैश लाइट्स लगातार फ्लैश हो रही थी। रिपोर्टर्स कवर करने में लगे हुए थे। हर इंसान इस वक्त जानना चाहता था। एक रिपोर्टर ने सवाल पूछते हुए कहा, जियांग यूचैंग, आप क्या कहना चाहेंगी? इस वर्डिक्ट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? यूचैंग के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी और पुलिस लगभग उसे अपनी प्रोटेक्शन में आगे लेकर जा रही थी। उस रिपोर्टर को पीछे करते हुए उस पुलिस इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, कृपया करके मुजरिम को छोड़ दिया जाए। साथ ही वकील ने भी अपनी क्लाइंट को डिफेंड करते हुए कहा, कृपया हमारी क्लाइंट को परेशान ना किया जाए। क्लाइंट अभी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है और सदमे में है, सबको छोड़ दिया जाए। ये कहते हुए सारे मीडिया पर्सन को हटा दिया गया और लगभग जगह बनाते हुए यूचैंग अब जाकर पुलिस की जीप में बैठ चुकी थी। वो जीप अपनी फुल स्पीड में सेंट्रल जेल के लिए निकल गई थी। उस जीप को दूर जाते हुए देखकर जियांग फेंगमियान वहीं खड़े हुए थे। जियांग फेंगमियान का सर झुका हुआ था, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए इस वक्त। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। वो लैनमैन हुआ थे। उन्होंने कहा, आज शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो गया होगा। जियांग फेंगमियान ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ अपना सर और ज़्यादा झुका लिया। जियांग चैंग ने अपने पापा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, डैड, अब हमें चलना चाहिए। ये कहते हुए जियांग फेंगमियान ने नोट किया और अब दोनों कार में जाकर बैठ चुके थे। लैनमैन हुआ बस उनको दूर जाते हुए देख रहा था। वहीं दूर उसे भीड़ में वांग यीबो खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर वो अपने पापा की तरफ देख रहा था। इस तरीके से ईबो को अपनी तरफ देखते हुए लैनमैन हुआ का दिल आज बहुत ज़्यादा अजीब महसूस कर रहा था। इस केस का वर्डिक्ट आने के साथ ही पूरे चाइना में अगले दिन वो किताब पब्लिश हो जाती है, जिसके लिए सभी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हर एक के अंदर इस किताब के लिए बहुत ज़्यादा जोश था, क्योंकि जिस दिन से इसका ड्राफ्ट रिलीज़ हुआ था, लोगों की निगाहें इसके ऊपर थी और साथ ही इस केस के लिए सारे सबूत यहीं से आए गए थे। ये एक ऑटोबायोग्राफी थी। साथ ही इस ऑथर ने भी अपनी पहचान को रिलीज़ कर दिया गया था। यह ऑथर हमेशा से लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर रही थी, पर पहली बार उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी निकाली थी। बुक का नाम था द लास्ट मिस्टेक, ब्रैकेट में फेयरवेल टू माई अदर हाफ बाय जिन टोंग वैन। इसी किताब के साथ लोगों के सामने एक खबर भी आई थी कि अब ऑथर इस दुनिया में नहीं रही हैं। ये उनकी आखिरी शब्द है, या यूँ कहो आखिरी विदाई है उस शख्स के लिए जिसे वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मिस करती थी और माफ़ी मांगना चाहती थी जो कुछ भी उन्होंने किया। इस किताब में जो कुछ भी लिखा गया था वो बिल्कुल वेल प्रूफ था। साथ ही सारे सबूत भी मीडिया के सामने रखे गए थे। मीडिया के साथ साथ कोर्ट में भी सारे सबूतों को पेश किया गया था और हर एक चीज़ बहुत ही बारीकी के साथ जांची गई थी, जो कि पुष्टि करने के लिए काफ़ी थी कि जो कुछ भी इस किताब में लिखा गया है वो सब कुछ सच है। और इसी केस के साथ यूचैंग का नाम भी इस चीज़ में घसीट लिया गया था। लगभग 2 साल में बहुत कुछ बदला था। 2 साल पहले इस किताब का ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया था और सारे सबूत कोर्ट में पेश किए गए थे। एकाएक जियांग फैमिली का नाम मीडिया में उछलने लग गया था और यूचैंग सभी की निगाहों में आ गई थी। अगले ही 1 महीने में ये बुक चाइना की बेस्ट सेलिंग बुक बन चुकी थी। बहुत सारे रिकॉर्ड इस किताब ने तोड़े थे। बहुत सारी जगहों पर नॉमिनेट होने के लिए बुक तैयार थी। क्रिटिक्स के, इनके वेल विशर्स के अलग अलग रिव्यूज़ थे, पर लोगों के बीच ये बुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और ये कहानी उनके दिल को छुई थी। पर जो सबसे ज़्यादा दिल को छुआ था वो था इस बुक के आखिरी में वो लेटर, जो कि अपनी अदर हाफ के लिए लिखा गया था। ऑथर ने बहुत ही बारीकी से इस लेटर को लिखा था और इस लेटर को पढ़कर कहीं ना कहीं लोग अपने अंदर एक अलग से इमोशन को फील कर पा रहे थे। लेटर की शुरुआत कुछ इस तरीके से थी, डियर माई अदर हाफ, मुझे पता है ये लेटर लिखते वक्त मैं अपना लगभग सब कुछ खो चुकी हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें भी। माफ़ी मांगने के काबिल नहीं हूँ और ना ही मांगना चाहती हूँ, क्योंकि इंसान जो कुछ भी करता है उसके लिए माफ़ी मांगना बहुत छोटी चीज़ होती है। सब कुछ बिगाड़ने के बाद आप सिर्फ अपनी एक माफ़ी पेश कर दो, क्या उससे चीज़ें बदल जाएंगी? नहीं। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा दोषी महसूस करती हूँ। इस दुनिया से बेशक मैं अलविदा ले रही हूँ, पर मेरे जहन में ये बोझ हमेशा रहेगा।
मरने के बाद भी शायद मुझे शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने उस इंसान का दिल दुखाया था जो मेरा ही अदर हाफ था, और वो और कोई नहीं, मेरी ट्विन सिस्टर थी। हाँ, वो मेरी ट्विन सिस्टर थी। हम लोग एक दूसरे से बायोलॉजिकली जुड़े हुए थे, पर मुझे नहीं पता था कि मैं उस इंसान को सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाऊंगी जो मेरे इतना करीब है। मैंने कभी रिश्तों की वैल्यू को नहीं समझा। मेरी मॉम, मेरे सिस्टर, मेरे फादर, मैंने अपनी फैमिली को तिल तिल तड़पते हुए, टूटते हुए देखा है, तरसते हुए देखा है। रिश्तों को जोड़ने की कभी कोशिश नहीं की। मैंने देखा किस तरीके से मेरी बहन उन रिश्तों के भंवर में उलझ कर रह गई और मैं सिर्फ दूर खड़े होकर तमाशा देख रही थी, या यूं कहो अपनी फैमिली को बिखरने में जितना हाथ बाहर के लोगों का था, उससे कहीं ज़्यादा मेरा था, क्योंकि मैं तो दुगनी गुनहगार थी। मैं सिर्फ तमाशा ही नहीं, बल्कि उन सब चीज़ को खुद मंजूरी दे रही थी ताकि कोई और बाहर का शख्स आकर मेरी फैमिली को तबाह कर सके। क्या कोई इतना क्रूअल हो सकता है? और उसके बाद इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगूं तो एक प्योर सोल के लिए बहुत डिसरिस्पेक्ट होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ कि अगर मैं माफ़ी मांगूंगी तो मेरी अदर हाफ मुझे ज़रूर माफ़ कर देगी, क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी है और मैं इसके काबिल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। जब कोई शख्स इस दुनिया से जाता है तो कम से कम वो अपनी पहचान साथ लेकर जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है, पर मैंने उस शख्स की पहचान तक छीन ली। जब अंत में उसने वो सांसें ली थी तो शायद वो किसी को भी नहीं पहचान सकती थी, यहाँ तक कि खुद को भी नहीं, उस शख्स को भी नहीं जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्यार किया, जिससे उसने सबसे ज़्यादा प्यार किया। क्या इससे ज़्यादा दर्दनाक कुछ हो सकता है? नहीं। मैंने उसके बच्चे को उससे दूर कर दिया, एक ऐसे बच्चे को जिसने अभी अभी इस दुनिया के अंदर अपनी आंखें खोली थी। उस बच्चे को इतना दुख पहुंचाया, इतनी तकलीफ पहुंचाई। क्या इस चीज़ के लिए कोई माफ़ी हो सकती है? नहीं, कोई माफ़ी नहीं हो सकती। अपने गुनाहों को इस तरीके से कबूल करना, लोग सोच रहे होंगे कि मैं कितनी हिम्मत वाली हूँ, पर मैं बहुत बुज़दिल हूँ, कायर हूँ, क्योंकि ये सब कुछ मैं इसलिए कबूल कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी के चंद लम्हे बचे हैं और इसके बाद मेरी आत्मा इस दुनिया से मुक्त हो जाएगी। उसके बाद ये दुनिया वाले मेरे बारे में क्या कहते हैं, इस चीज़ से शायद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा शरीर वो सुनने के लिए नहीं होगा। हाँ, कहीं दूर जहान में मेरी आत्मा बेचैन हो सकती है, पर देखिए मैं कितनी बुज़दिल हूँ ना। मैं इस चीज़ को अभी कबूल कर रही हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी पर इन चीज़ों को कभी कबूल नहीं किया। मैंने नहीं माना कि मेरी सिस्टर मुझसे बहुत बेटर थी। वो एक बहुत ब्यूटीफुल प्योर सोल थी। इस पूरी दुनिया के अंदर मैंने उससे ज़्यादा प्योर इंसान नहीं देखा, जिसने कभी भी कुछ भी अपने लिए नहीं किया, लोगों के लिए किया, यहाँ तक कि अंत में भी अपनी ज़िंदगी को हम लोगों के लिए दे दिया। बदले में मैंने क्या किया? दुख होता है, पछतावा होता है, खैर अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। जैसे मैं अब कुछ पलों में ख़त्म हो जाऊंगी। अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जो सब कुछ मैंने किया वो सब कुछ मैंने इस बुक में लिख दिया है। ये बुक मैं तुम्हारे बेटे तक ज़रूर पहुँचाऊँगी, बताऊँगी उसे कि उसकी माँ कैसी थी। यही मेरा तुम्हारे लिए लास्ट फेयरवेल होगा। तुम्हारी अदर हाफ, जिन टोंग। बुक के अंदर ओरिजिनल लेटर को जोड़ा गया था, इसीलिए उस लेटर के आखिरी में आंसू की कुछ बूंदें देखी जा सकती थी और राइटर के सिग्नेचर जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब हालात में थे। जैसा लग रहा था कि उसका हाथ कांप रहा होगा सिग्नेचर करते वक्त। इस लेटर को अंत तक ख़त्म करते करते लोगों के मन में बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस थे, और जो इस किताब को ख़त्म कर चुका था उसके मन में भी। खैर, सीन चेंज होता है जेल में। सेंट्रल जेल के बाहर जियांग फेंगमियान खड़े हुए थे और जेल के दूसरी तरफ यू चैंग थी, जो कि वहीं अंधेरे में सर झुकाकर बैठी हुई थी। जियांग फेंगमियान ने अपना हाथ बढ़ाकर यू चैंग के सामने कुछ पन्नों को रख दिया था। यू चैंग ने अपने कांपते हुए हाथों से उन पन्नों को उठाया जिसके ऊपर साफ लिखा हुआ था डाइवोर्स पेपर। एकाएक यू चैंग की पूरी दुनिया जैसे तबाह हो गई। उसने अपनी चीखती हुई आंखों से जियांग फेंगमियान की तरफ देखा और लगभग अपनी टूटी हुई आवाज़ में कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दे सकते। तो तुम जानते हो ना, तुम जानते हो मैंने तुम्हें कितना प्यार किया है। जियांग फेंगमियान ने कहा, प्यार तुमने सिर्फ अपने आप से किया है यू चैंग, इसके अलावा तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया। यू चैंग ने अपने हाथों को उस ठंडी सलाखों के ऊपर रखा और लगभग उन्हें बहुत तेज़ी के साथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, ये झूठ है। जिस दिन से हम मिले हैं मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है जियांग फेंगमियान, तुम जानते हो। ये कहते हुए यू चैंग के
पूरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। उसने अपनी टूटी हुई आवाज़ में कहा, मैंने कॉलेज में जिस दिन कदम रखा था, मैंने जान लिया था कि ये कॉलेज वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई स्टूडेंट मुझसे ढंग से बात नहीं करता था क्योंकि मैं उनके सोशल लेवल की नहीं थी। पूरी क्लास ने मुझे दूर कर दिया था। लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे कि पता नहीं मैं क्या हूँ। कभी किसी ने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, मेरा मजाक बनाया, मेरी रैगिंग की, पर सिर्फ तुम थे। तुम एक ऐसे शख्स थे जो हमेशा मुझसे बहुत हम्बली बात करते थे। कभी कभी मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। तुमने मुझे एक इंसान समझा और यही चीज़ मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही थी। यांग फेंगमियान ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं किया क्योंकि तुम रिस्पेक्ट के लायक हो। हर इंसान इस दुनिया में रिस्पेक्ट के लायक है यू चैंग। पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम इतनी क्रूअल हो जाओ कि सही गलत में फ़र्क ही करना भूल जाओ। यू चैंग चिल्लाते हुए कहा, सही गलत में फ़र्क? मैंने सिर्फ उस इंसान को अपने लिए रखा जिस इंसान से मैं प्यार करती थी। क्या ये गलत था? जियांग फेंगमियान ने कहा, हाँ, ये गलत था क्योंकि तुमने मुझे हासिल करने के लिए कितने लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी। जुन, हाँ, मैं आज एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं उससे प्यार करता था। मेरा प्यार बहुत इनोसेंट था, बहुत प्योर था, पर उस प्यार को तुमने अपनी गंदी चालों के नीचे तबाह कर दिया। तुमने न सिर्फ उस शख्स को तबाह किया जिससे मैं प्यार करता था, बल्कि उसे इतना बदतर बना दिया कि अंत में सब कुछ। आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये कहते हुए जियांग फेंगमियान की आंखों से आंसू लुढ़क गए। उनकी मुट्ठियां बिछ गईं, उनका चेहरा पूरी तरीके से पेल था। यू चैंग सिर्फ अपनी आंसू भरी आंखों से जियांग फेंगमियान की तरफ देख रही थी। उसके कान में सिर्फ यही लफ्ज़ गूंज रहे थे कि मैं उससे प्यार करता था। यू चैंग ने अपनी टूटी हुई आवाज़ में पूछा, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया है? ये कहते वक्त यू चैंग की आंखों में सवाल थे। कहीं ना कहीं जियांग फेंगमियान का गला सूख गया। उन्होंने यू चैंग की आंखों में देखते हुए कहा, क्या फ़र्क पड़ता है? ये डिवोर्स पेपर साइन कर देना, आगे मेरा लॉयर आकर तुमसे बात कर लेगा। ये कहते हुए जियांग फेंगमियान वहाँ से चले गए बिना कोई जवाब दिए, और यू चैंग वहीं उस अंधेरे में बैठकर लगभग रोती हुई रह गई। इस वक्त उसका पूरा जहान तबाह हो चुका था। उसे पता था कि एक ना एक दिन ये दिन ज़रूर आएगा जब उसे सब कुछ छिन जाएगा, क्योंकि उसके गुनाह सच में बहुत बड़े थे। उसने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, देखा, तुम आज भी हमारे बीच हो जुन। मैंने कितनी कोशिश करी, और देखो, अंत में मैं वहीं पहुंच गई जहाँ थी, उस अंधेरे में। और आज मेरी ज़िंदगी से वो उम्मीद भी चली गई जिसे मैंने पाकर पहली बार महसूस किया था कि मैं ज़िंदा हूँ। ये कहते हुए यू चैंग वहीं उस जेल में जैसे खो गई हो। सीन चेंज होता है चाइना के बाहर मिसामिया, एक बड़े से आलीशान पैलेस के अंदर एक शख्स अपने सामने कुछ लेटर्स को देख रहा था। वो उस लेटर को लगभग 3 से 4 बार पढ़ चुका था और अपने हाथ में उस लेटर का जवाब लिखने की कोशिश कर रहा था। शब्दों को पिरोने की कोशिश कर रहा था, पर बार बार उसकी हर कोशिश जैसे नाकाम हो रही थी। फिर भी उसने अपने कांपते हुए हाथों से लिखा, पिछले 2 सालों में आप हर बार लेटर्स में बहुत सारे सवाल पूछते हैं, और ये लेटर भी कुछ अलग नहीं है। आज भी आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। काश मैं इन सब सवालों का जवाब आप तक पहुंचा पाता। खैर, कोई नहीं, कम से कम मैं इस लेटर में तो लिख ही सकता हूँ। आपके बहुत सारे लेटर्स मेरे पास आए, मैंने हर एक लेटर का जवाब लिखा। वो बात अलग है कि कोई भी लेटर आप तक पहुँच नहीं पाया। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको भूल गया। नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं भूला। हर एक पल, हर एक यादों में मैंने आपको कैद कर रखा है। पर हाँ, रूहानी तौर पर कैद करा है। जिस्मानी तौर पर मैंने आपको आज़ाद कर दिया है, क्योंकि हम साथ नहीं रह सकते अब, क्योंकि हम अब एक जैसे नहीं रहेगा। बहुत कुछ बदल गया है, या मैं कहूँ सब कुछ बदल गया है। पहले हम एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते थे, पर अब हम उस काबिल नहीं रहे। अब मैं बोझ बन गया हूँ सबके ऊपर, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने लव के ऊपर भी बोझ बन जाऊँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगी। मैं आपकी आंखों में अपने लिए तरस नहीं देखना चाहता। मैं नहीं देखना चाहता कि आप अपनी ज़िंदगी में मुझे किसी ऐसे शख्स की तरह देखें जिसे मदद की ज़रूरत है, क्योंकि मैं नहीं चाहता। आप एक बहुत एक्सीलेंट पर्सन हैं, और आपको अपना बेटर हाफ भी एक्सीलेंट चाहिए। एक ऐसा शख्स चाहिए जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, इस दुनिया में आपको हर खुशी दे सके जो अब मैं नहीं दे सकता। मैं हेल्पलेस हूँ,
मेरी किस्मत ने एक बार फिर मुझसे सब कुछ छीन लिया, मुझे सब देकर सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ बेकार कर दिया। आपके लेटर्स में मुझे आपकी तड़प दिखाई देती है, पर मैं तो इतना नाकाबिल हूँ कि मैं तो अपनी तड़प भी आपको नहीं दिखा सकता। मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना आपको ज़िंदगी में इतना दुख देने के लिए, जबकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इस दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मैं आपके साथ आगे बढ़ने के अब काबिल नहीं रहा। कम से कम मैं आपके कदम से कदम मिलाकर तो नहीं चल सकता, और यही चीज़ मुझे यहाँ रोके रखे है। उम्मीद करता हूँ कि आपका भविष्य बहुत सुखद हो, और जब अंत में कभी हम मिले तो हम एक दूसरे से कंधा मिलाकर चल सकें। अगर उस दिन तक आप मेरा इंतज़ार कर पाए तो हो सकता है कि हम एक दूसरे से वापस मिल जाए, वरना किस्मत ने अगर कोई और शख्स आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वही आपकी डेस्टिनी हो। और आखिर में मैं सिर्फ आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। माफ़ कर दीजिए मुझे आपको यूं इस तरीके से बीच में छोड़ने के लिए। ये कहते के साथ ही उस शख्स ने अपने लेटर को ख़त्म किया। लेटर लिखते लिखते उसकी आंखों में कितने सारे आंसू थे, ये उस लेटर के आखिरी में देखे जा सकते थे। वो पूरा लेटर लगभग आंसुओं से ही भीगा हुआ था। लेटर को बंद करते के साथ ही उसने दोनों लेटर को साथ में लिखा, एनवलप में बंद किया और ऊपर लिख दिया फॉर योर ब्लोवेड। साथ ही उस डेट को मेंशन किया जो तारीख उस दिन थी। उस लेटर को उसने बाकी सारे लेटर्स के कलेक्शन में रख दिया। उस पूरी शेल्फ में लेटर्स रखे हुए थे जो बताने के लिए काफ़ी थे ये कितने सारे लेटर्स का जवाब दिया जा चुका है, कितने सारे लेटर्स आ चुके हैं। वो कमरा अंधेरे में डूब गया। उस मेज़ पर बहुत सारी चीज़ें थीं जो बताने के लिए काफ़ी थी कि ये शख्स कितना ज़्यादा अकेला, तन्हा और दर्द में है। साथ ही वो किताब भी रखी हुई थी जिसका टाइटल था माई लास्ट मिस्टेक, फेयरवेल टू माई अदर हाफ।